नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर। मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 100% फीमेल्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर तंग करता है, क्योंकि वो सभी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है और जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत डर के या बहुत शर्मा के बात करते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज़ योर बॉडी, योर चॉइस एंड यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, ताकि आपको अपनी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल या आपको क्या समस्या आ रही है उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वेजाइनल हेल्थ सीरीज और इसमें आज हम बात करेंगे नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, या जब वो एक्सेसिव हो जाता है उसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म में, या बहुत सारे लोग उसे सफ़ेद पानी आना भी कहते हैं। इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी होती हैं, मिसकंसेप्शन, जैसे कि बहुत बार ओपीडी में पेशेंट आके कहते हैं कि मैम इतना डिस्चार्ज होता है कि मेरी सेहत नहीं बनती, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा बैकएक रहता है और सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरीके की समस्याओं को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में आज। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जो बात शेयर करना चाहूँगी वो है कि इसमें नॉर्मल क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो वेजाइना है वो किसी भी और म्यूकोजल सरफेस की तरह ड्राई नहीं होती है, उसका एक अपना फाइटिंग मैकेनिज्म है। और जैसे कि हमारे कान होते हैं उसमें ईयर वैक्स होता है, नोज़ में अपनी सिक्रीशंस होती हैं, माउथ में अपनी सिक्रीशंस होती हैं, वैसे ही वेजाइना भी एक म्यूकोजल कैविटी है और उसमें अपनी सिक्रीशंस होती हैं जो कि बनी होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट कुछ ग्लैंड्स जैसे कि बार्थोलिन्स की स्किन ग्लैंड्स, इवन कि हमारे वजाइना में स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स भी रहते हैं, जो कि उस फ्लूइड का वेजाइनल जो डिस्चार्ज है उसका कॉम्पोजिशन होता है। उसमें इस ग्लैंड्स की सिक्रीशंस बहुत सारे सेल्स रहते हैं और जैसे कि उन सेल्स में आपके वजाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यूट्रस का जो माउथ रहता है सर्विक्स उसके सेल्स होते हैं, सर्वाइकल सेल्स, इवन तक कि आपके यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियल जो फ्लूइड होता है वो भी कुछ हद तक उस डिस्चार्ज में होता है, और इवन ट्यूब का भी थोड़ा बहुत फ्लूइड उसके कॉम्पोजिशन में हो सकता है। इसके अलावा ये समझना हमें ज़रूरी है कि नॉर्मली एक हेल्दी वजाइना में भी एरोबिक बैक्टीरिया या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम लैक्टोबैसिलाई या गुड बैक्टीरिया, गुड बग्स, या आप ऐसा समझिए कि वेजाइना की प्रोटेक्शन के लिए एक आर्मी के तौर पे हमारे ये लैक्टोबैसिलाई उसमें रहते हैं, जो कि H2O2 प्रोड्यूस करते हैं और वेजाइना के पीएच को एसिडिक रखते हैं। तो वेजाइना का, नॉर्मल वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, इसमें भरपूर मात्रा में लैक्टोबैसिलाई होते हैं जो कि वेजाइनल सेल्स में जो ग्लूकोज रहता है उसके ऊपर फीड करके उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये पीएच एसिडिक होता है। तो ये तो रहा नॉर्मल वेजाइनल जो फ्लूइड सिक्रीशंस है उसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन। इसके अलावा जो हम बात करना चाहते हैं आज आपसे वो है कि जो वेजाइना है ये सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। इसका एक तरीका है अपने आप को क्लीन रखने का, उसको आपको बार बार क्लीन करना या डिस्चार्ज को एक गंदगी की तौर पे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप अपने घर की अगर सफाई करें तो आप क्या करते हैं, पोछे के पानी को घर के अंदर तो नहीं रखना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने अभी सफाई की है तो इस पोछे के पानी को बाहर फेंकूं। उसी तरह जो वेजाइना रहती है वो भी एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसे अंदर से क्लीन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जैसे
विजाइनल फ्लूइड निकलता है वो ऐसा समझिए कि आपने घर के अंदर की सफाई करके जैसे पोछे का पानी बाहर फेंकते हैं, वैसे ही विजाइना अपने फ्लूइड को बाहर फेंकती है। अगर वो एक्सेस मात्रा में होता है तो उसे हम ल्यूकोरिया का नाम देते हैं। अब डिस्चार्ज कितनी प्रकार का होता है? नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, जो मैंने आपसे शेयर किया कि उसमें हमें क्या क्या पाया जा सकता है। सेकंड होता है इन्फेक्शियस डिस्चार्ज, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की इवन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इवन आपके ट्राइकोमोनियासिस या फंगल इन्फेक्शंस जिसे हम कैंडिडियासिस भी कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो डिस्चार्ज होता है वो होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जो कि ना इन्फेक्शन है ना वो नॉर्मल है, लेकिन जब ये गुड बैक्टीरिया की आर्मी किसी वजह से खत्म हो जाती है और बैड बैक्टीरिया आपके वेजाइना को घर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको उसमें जो है वो जो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत रहता है उसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस का नाम देते हैं। वो भी नॉर्मल नहीं होता और उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल भी होता है, इन्फेक्शियस भी होता है और तीसरी प्रकार का बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी हो सकता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि वेजाइनल डिस्चार्ज किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि शुरुआत होती है इसकी प्यूबर्टी से और मेनोपॉज तक वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली रहता है। और मेनोपॉज के बाद अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन जैसे मेनोपॉज आता है और आपका हार्मोन्स कम होते हैं तो डिस्चार्ज नेचुरली भी कम हो जाता है या ड्राई हो जाता है। उसकी अलग समस्याएं होती हैं जो हम आगे सीरीज में कवर करेंगे। तो पहली बात, वेजाइनल डिस्चार्ज डिपेंड करता है एज पे। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज में नॉर्मली भी होता है। अब सेकंड चीज जिस पे वेजाइनल डिस्चार्ज डिपेंड होता है वो साइकिल डे है। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत मालूम रहता है कि जो फीमेल का साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो डिपेंड करता है हमारे एग की फॉर्मेशन पे। जब हमारा अंडा बनना शुरू होता है ओवरीज में तो वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। 14वें दिन के आसपास वो एग पूरे साइज पे बनता है और भरपूर मात्रा में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और ये ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस में, सर्विक्स में बहुत सारे चेंजेस के लिए। और इसकी वजह से प्रकृति ने ऐसा बनाया है क्योंकि वो टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने का होता है, तो मेल के स्पर्म्स अच्छे से स्विम करके ऊपर जा सके, तो वो वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और थिन वाटरी हो जाता है ताकि स्पर्म्स ऊपर जा सके। फिर वो अंडा जैसे कोलैप्स कर जाता है और जो एग है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम से, उसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो थिक हो जाता है या थोड़ा वाइटिश हो जाता है। तो इसका मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज डिपेंड करता है साइकिल डे पे। अब बात करते हैं क्या नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ कोई सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपको सिवाय थोड़ा वेट लगने के कोई ऐसा इचिंग, बर्निंग या कोई रेडनेस या कोई इस तरीके की तकलीफ आपको होती है। तो नॉर्मली जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है एक्सेसिव या जिसे आप ल्यूकोरिया भी कहें, एक्सेस डिस्चार्ज की फीलिंग या वेट होने के अलावा या आपको कभी थोड़ा पैंटी लाइनर लगाने की आवश्यकता हो डे 14 के आसपास, उसके अलावा आपको कोई खराब सेंसेशन वो आपको नहीं देता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा थिक पीरियड्स के जस्ट बाद, उसके बाद वो थिन वाटरी या जिसे हम एग वाइट से भी कंपेयर करते हैं। एग वाइट आपको मालूम रहता है कि अंडे का जो वाइट है उसे आप अगर स्ट्रेच करेंगे तो वो लगभग
8-10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच भी हो जाता है। उसी तरीके का डिस्चार्ज डे 14 के आसपास होता है, और जैसे अंडा श्रिंक करता है या कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है तो वो फिर कंसिस्टेंसी थिक होने लगती है। तो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज जो है वो कंसिस्टेंसी कैसे वेरी करती है नॉर्मल साइन, उसमें वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करें स्मेल की, तो नॉर्मल जो विजाइनल डिस्चार्ज रहता है उसमें कोई फाउल स्मेल नहीं होती है, लेकिन अगर ये बहुत सारी जैसे इन्फेक्शंस होती हैं उनका अलग सी फिशी ओडर हो सकती है, फिर कभी अमोनिया लाइक ओडर हो सकती है, या आपको जो है वो थोड़ा फाउल स्मेल हो सकती है। पर नॉर्मल जो विजाइनल डिस्चार्ज रहता है उसमें कोई बहुत फाउल स्मेल नहीं होती है, लेकिन हर किसी की जैसे स्वेट की एक ओडर होती है, हर किसी की अपनी एक पर्सनल स्मेल होती है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जो लेडी वजाइना है उसके बारे में अच्छे से समझें कि उसका क्या स्मेल है और किस तरीके का डिस्चार्ज उसका थ्रू आउट साइकिल रहने वाला है। तो अब हमने नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में बात की। आज इस टॉक में मैं आपको एक चीज जो शेयर करूंगी वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो नॉर्मल गुड बैक्टीरिया की एक आर्मी है, अगर वो किसी वजह से डिस्टर्ब होगी, जैसे कि आपने मान लीजिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा लिए, या आप बहुत फ्रीक्वेंट सेक्स करते हैं, क्योंकि सीमन की जो पीएच है वो विजाइनल पीएच से डिफरेंट होती है, तब भी थोड़ा बहुत कई बार किसी किसी को वो फ्लोरा चेंज हो सकता है, या वो गुड बैक्टीरियल आर्मी थोड़ा ध्वस्त हो जाए तो वो थोड़ा सा बैक्टीरिया उसका फ्लोरल पैटर्न चेंज हो जाए, तब भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल जो हमारे बग्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं, या वो ऑक्सीजन कंटेनिंग या ऑक्सीजन यूजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जहाँ की बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है वो एनारोबिक बैक्टीरिया जब उसको घर कर जाते हैं तो वो एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये सब हम इसलिए इतना स्टडी करते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे सकें। अब बात करते हैं जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है उसमें डिस्चार्ज की स्मेल रहती है फिशी। ये थिन डिस्चार्ज होता है, ग्रेइश कलर का भी हो सकता है, और एल्कलाइन पीएच होता है। बहुत बार आप देखते होंगे बहुत से लोग, आप कभी पैंटी उतारें और उसमें आपको एक स्टेन सा दिखता है, वो कभी एब्नॉर्मल नहीं होता है। उसका रीजन है क्योंकि जब आप एसिड बार बार आपकी पैंटी पे जाके टच करता है तो कई बार डिस्कलरेशन ऑफ पैंटी होना एक नॉर्मल चीज है। तो ये भी आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे आते हैं और कहते हैं मैम मेरी तो पैंटी जो है वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की हो जाती है। दैट इज डेफिनेटली एब्नॉर्मल, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत कलर लूज कर जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड इन योर वजाइनल सिक्रीशंस। सो इट इज नॉर्मल टू हैव अ फेडेड पैंटी फॉर सम पीपल। अब समझते हैं कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस से बचने के लिए हमें एक्सेस ऑफ डूशिंग या अंदर बहुत ज़्यादा जब आप अपने विजाइना को क्लीन करते हैं विद डिटर्जेंट्स, लिक्विड्स या स्प्रेज या कोई भी चीज़ जो उस नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करती है, वो आपको नहीं करना है। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है और ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरियल वेजिनोसिस से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है या पेल्विक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो अबॉर्शंस या पोस्ट अबॉर्शन भी कई बार बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। प्रीटर्म लेबर का या प्रीमेच्योर लेबर पेन्स का ये कारण हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स का ये कारण हो सकता है। और इसको ट्रीट करने का बहुत आसान तरीका होता है। एक छोटा सा एंटीबायोटिक आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको आप ट्रीटमेंट लें तो आप बहुत जल्दी ही बहुत इजीली
ठीक हो सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कोई फैंसी आपको इसके लिए सोप्स या कोई फैंसी सैनिटाइजर्स या वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने वल्वल एरिया को किसी भी नॉर्मल सोप से, या अगर सोप हो सके जिसका पीएच जो है वो एसिड जो नॉर्मल होता है वो आप यूज़ करें। आप अपनी पैंटीज को डेटॉल सेवलॉन से वॉश करना बंद करें, क्योंकि वो भी एक रीज़न होता है, वो बहुत हार्श केमिकल होता है। पीछे से आगे की तरफ कभी भी पॉटी को साफ ना करें, वो भी एक रीज़न होता है कि आपको बार बार जो है वो ई कोलाई इन्फेक्शंस या बार बार जो है इन्फेक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि पॉटी हमेशा कंटेमिनेटेड होती है कुछ अलग तरीके के बैक्टीरियल फ्लोरा से। उसके अलावा डेली आपको अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं। अंडरगारमेंट्स आपको कॉटन ही पहनने हैं ताकि वो ब्रीदेबल हो, एयर क्रॉस करे। रात को हो सके तो विदाउट पैंटी आप सोने की कोशिश कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एयरी फील हो, लाइट फील हो। बहुत ज़्यादा कोई सेंटेड परफ्यूम्स या स्प्रेस का यूज़ नहीं करना है। कोई भी केमिकल आपको उस एरिया में उससे दूर रहना है। इसके अलावा हम नॉर्मल वेजाइनल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है वो भी हम नेक्स्ट आने वाली सीरीज में इसको कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आएगी और आप अपने शरीर को भली भांति समझ सकेंगे। मेरी यही मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं आपको जो चीज़ें परेशान करती हैं या जो आप किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचते हैं या आप जो अपनी फ्रेंड से बात शेयर करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां मैं आपके साथ सब वुमेन वेलनेस के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अपनी फ्रेंड्स को सेंड करिए ताकि उन्हें भी अपने बारे में बहुत सारा नॉलेज पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।